अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था और भारत में भी सभी यूरोपीय जो शक्तियां यहाँ पधार गई थी, तो उनको लेकर के आपसी लड़ाई और यहाँ की रियासतों के साथ भी लड़ाई चल रही थी। तो बड़ी आवश्यकता होती थी गन पाउडर की और बिहार उसका सबसे बड़ा सप्लायर था। अलग अलग प्रदेशों के लोग यहाँ आकर के काम करते थे, तो यहाँ पर अन्य राज्यों के लोग आकर के काम करते थे। हमारे यहाँ के लोग बाहर जाकर के काम करने के लिए पलायन नहीं कर रहे थे। लेकिन 65 तक आते आते क्या होती है, उद्योग जो लग रहे थे वो 65 के बाद लगने बंद हो गए, जो लग चुके थे वो चल रहे थे। 85-88 तक आते आते सारे उद्योग बिहार में ठप पड़ गए। उद्योग अगर समाप्त हो गया तो फिर अर्थव्यवस्था का दूसरा पायदान है वहाँ के व्यवसायी। उन व्यवसायियों का दोहन शुरू हुआ और इस दोहन के लिए अपहरण, हत्या, ये सब शुरू होता है और इसके बहुत व्यापक नतीजे आते हैं। लोग बिहार से उठ करके भागने लगते हैं, बाहर भाग जाते हैं। शिक्षा के संस्थान समाप्त होने लगे क्योंकि उनमें तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। 3-3 महीने 4-4 महीने का पैसा नहीं मिलता था, तो अच्छे शिक्षक भी बाहर चले गए। जो बच गए वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने लगे, तो सारी शिक्षा की संस्थाएं जो थी वो धीरे धीरे ध्वस्त होती चली गई, व्यवस्था ध्वस्त होने लगा। शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित करना है। पहलमान विद्यालय और चारवाहा विद्यालय खोला गया, 10,000 करोड़ का लोन ले लिया गया वर्ल्ड बैंक से। कहाँ है वो पहलमान विद्यालय और चारवाहा विद्यालय? कितने विद्यार्थी वहां से पढ़ के निकले? किसी ने कोई सवाल उठाया? जिस दिन नीतीश जी का शपथ ग्रहण हुआ उस दिन पटना के डाक बंगला फ्रेजर रोड चौराहे पर रात में 11 बजे तक ट्रैफिक जाम थी। जिस पटने ने उससे पिछले 10 साल में 7 बजे के बाद शायद ही किसी गाड़ी को देखा होगा जिसमें लोग परिवार के साथ निकले होंगे शाम को। अच्छा। लोग परिवार के साथ शाम को 7 बजे के बाद निकलते नहीं थे। आपको बेली रोड पर एक गाड़ी नहीं मिलती जिसमें कोई परिवार जा रहा हो, ये स्थिति थी। और जिस दिन नीतीश जी ने शपथ ग्रहण किया उस दिन 11:30-12 बजे रात तक वहां ट्रैफिक जैम लगी हुई थी। लोग होटलों में खाना खाने के लिए निकल रहे थे, लोग बाजार में शॉपिंग करने के लिए निकल रहे थे। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। दी पैम्पलेट की विशेष सीरीज बिहार कितना बदला, कितना बदलना बाकी है में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोई भी समृद्ध राज्य शायद 5, 10, 15, 25 साल में समृद्ध हो सकता है, या कोई भी गरीब राज्य, माफ कीजिएगा, कोई भी गरीब राज्य 5, 10, 15, 20 सालों में समृद्ध हो सकता है। कोई ऐसा विजनरी लीडर आ जाए जो उस राज्य की काया पलट कर दे। भारत में ऐसे तमाम उदाहरण हैं। लेकिन कोई समृद्ध राज्य सिर्फ 10 वर्षों में गरीब हो जाए, ये शायद संभव नहीं है। उसके पीछे एक पूरा का पूरा समय चक्र चलता है, एक काल चलता है जो लगातार उसे बर्बाद करता है। जिस बिहार में देश की सबसे ज्यादा चीनी मिल्स हुआ करती थी, जो बिहार एक इंडस्ट्री फोकस्ड राज्य हुआ करता था, जहां कोऑपरेटिव बैंक्स चला करते थे, जहां कृषि आधारित बहुत सारे उद्योग थे, वहां आज ऐसी स्थिति क्यों आई कि बिहार चुनाव का आज का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन और रोजगार है, इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्रीज क्या रातों रात विलुप्त हो गई? कैसे इस इंडस्ट्रीज का दोहन हुआ कि कोई भी उद्योगपति बिहार के नाम से घबराने लगा? यह जानना बेहद जरूरी है। जब हम इन सब चीजों की चर्चा करते हैं तो जिनकी उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल है, वो 15 साल के राजद शासन काल को याद करती है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कोई भी समृद्ध राज्य 15 वर्षों में बर्बाद नहीं हो सकता। उसकी समृद्धि की बर्बादी ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है और अंत में एक बम फटता है। तो ऐसे में इस पर जानकारी किस तरीके से एकत्रित की जाए, आप तक ये जानकारी कैसे पहुंचे, इस चीज के लिए आज हम पहुंचे हैं एक वरिष्ठ इतिहासकार के यहाँ। इनकी किताब द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया बिहार को लेकर केंद्रित है। इनकी किताब द क्राइसिस ऑफ सक्सेशन बिहार को लेकर केंद्रित है। बिहार को लेकर इन्होंने लगभग 11 किताबें लिखी हैं और बिहार का देश भर में जो योगदान रहा है, बिहार की इंडस्ट्रीज को लेकर जो योगदान रहा है, उसमें ये बड़े नाम हैं। हमारे साथ इस वक्त तेजकर झा जी हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार आखिर इतना कैसे बदल गया और क्या अब बिहार में
बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। जिस नया बिहार की मैं और आप हम सब बात कर रहे हैं वो दरअसल नया बिहार नहीं, वो पुराना बिहार है। क्या बिहार पुराना बिहार बनने की ओर अग्रसर है या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले तो आपने अपने कीमती समय में से, जिसमें मुख्यतः अभी त्यौहार का समय चल रहा है, आपने हमें समय दिया। तेजकर झा जी का परिचय मैं इसलिए दिया आपको क्योंकि ये किताब देखिए, ये द क्राइसिस ऑफ सक्सेशन है, और एक और किताब द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया है। ये मोस्टली ईस्टर्न इंडिया, और अगर आप ढंग से बात करेंगे तो बिहार के हिस्ट्री को लेकर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, और आज इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। तो फिर से सर थैंक यू एक बार। तो पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, जो पहला सवाल होता है सबका, कि बिहार को देखा तो यार ये बाहर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ ना स्कूल है, ना कॉलेजेस हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं, और सबसे बड़ी बात वहाँ खाने कमाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए इनको पलायन करना पड़ता है, इसलिए ये लोग आके मजदूरी करते हैं। क्या बिहार हमेशा से ऐसा ही था? हमेशा से बिहार के लोग बाहर ही जाके काम करते थे? नहीं, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने ये सवाल उठाया है बिहार के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार की जब हम बात करेंगे तो हम बाकी लोगों की तरह सीधा अशोक और चंद्रगुप्त तक नहीं जाएंगे। हम 20वीं सदी 21वीं सदी की बात करेंगे तो हम 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की बात करेंगे। ठीक है। बिहार एक औद्योगिक स्थल रहा है, ठीक है। शिक्षा का केंद्र रहा है। बिहार जिसको एक राज्य के रूप में अगर आप देखें तो ये 3 प्रदेश इसका गठन होता है, सांस्कृतिक भाग है इसके, भोजपुर, मिथिला और मगध। मिथिला जिसको कहते हैं और थोड़ा सा भोजपुर का इलाका भी, वो गंगा से उत्तर आता है। गंगा के दक्षिण मगध और भोजपुर की क्षेत्र है। अब इन क्षेत्रों की अपनी संस्कृति है, अपनी उद्योग व्यवस्था है, अपनी शिक्षा व्यवस्था है। तो हमें बड़ा दुख होता है कि बिहार के पिछले 40 साल में बिहार के नेता बिहार को ही नहीं पहचान पाते हैं। तो पहले तो बिहार को इस तरीके से पहचानना पड़ेगा कि लोगों की जो मानसिकता है वो किस तरह की है। दूसरी बात, जब हम बात करेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था की, तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में बिहार दुनिया में सॉल्ट पीटर का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र था। सॉल्ट पीटर का यूज़ होता था गन पाउडर बनाने के लिए, और बिना गन पाउडर के कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता था, कोई भी जहाज चल नहीं सकती थी। तो इसकी बड़ी आवश्यकता थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, और भारत में भी सभी यूरोपीय जो शक्तियां यहाँ पधार गई थी, तो उनको लेकर के आपसी लड़ाई और यहाँ के रियासतों के साथ भी लड़ाई चल रही थी। तो बड़ी आवश्यकता होती थी गन पाउडर की, और बिहार उसका सबसे बड़ा सप्लायर था। तो बिहार में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व हुआ, और उससे लड़ने के लिए फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में क्लाइव ने पूरे बिहार का ठेका ले लिया बंगाल के नवाब से, और कहानी यहाँ से शुरू होती है। सॉल्ट पीटर यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा एक उद्योग था, यहाँ के लोगों को उससे बहुत पैसा आता था। नोनिया जाति एकदम से दलित जाति, महादलित में अब आती है। वो लोग काफ़ी समृद्ध हुआ करते थे, नमक और सोरा बनाना उन्हीं का काम था। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही होगी और कितना इकोनॉमिक उनको उससे प्राप्ति होती होगी। सही बात सर। उसके बाद आया नील का खेती, फिर उसके बाद गन्ना आ गया, जब चीनी मिल आए, तो इस तरह से कपास का उत्पादन होता था। तो ये सब सारी चीज़ें थी यहाँ। 1961 का आप उलट करके देखिए गजेटियर बिहार का, पीसी राय चौधरी का, तो उससे पता चल जाएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितने तरह के उद्योग थे और कितने उद्योग थे। मैं एक डिस्ट्रिक्ट दरभंगा का आपको बताता हूँ। 1961 में दरभंगा जिले में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी 4 जिला आता था, और इन 4 जिला मिला करके उस गजेटियर के हिसाब से 50 लाख की आबादी थी, 50 लाख कुछ हज़ार की। तो तकरीबन 5 से 6 लाख परिवार आप मान सकते हैं। और जो 7 चीनी मिलें थी, मात्र उन 7 चीनी मिलों की जो कोऑपरेटिव थी उसके सदस्य 1.5 लाख से ऊपर परिवार थे। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था थी हमारे यहाँ। तकरीबन हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य बाहर काम कर रहा था, शहर में काम कर रहा था।
कई बिहार के शहर? बिहार के शहर में, अच्छा। बिहार में ही कई औद्योगिक क्षेत्र थे। शाहाबाद में था, रांची बन गया था, बोकारो डेवलप कर रहा था, बरौनी में आ गया था, कई एंसिलरी यूनिट्स आ गए थे, बड़े उद्योग आ गए थे, पटना में था, फतुहा में स्कूटर बनता था। तो लोग काम करते थे और अलग अलग प्रदेशों के लोग यहाँ आकर के काम करते थे। तो यहाँ पर अन्य राज्यों के लोग आकर के काम करते थे। हमारे यहाँ के लोग बाहर जाकर के काम करने के लिए पलायन नहीं कर रहे थे। लेकिन 65 तक आते आते क्या होती है कि उद्योग जो लग रहे थे वो 65 के बाद लगने बंद हो गए, जो लग चुके थे वो चल रहे थे। तो 70 के दशक के प्रथम भाग तक ये चलता रहा, स्टेटस को मेंटेन रहा। 70 के दशक में क्या होती है कि भारत सरकार की नीति और राज्य सरकार की नीति, चूंकि दोनों जगह कांग्रेस का ही शासन था, में बदलाव आता है और नेशनलाइज किया जाता है। एक समाजवादी व्यवस्था, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है और सभी को नेशनलाइज किया जाता है। सरकार ने टेक ओवर किया उद्योगों का, बैंकों का भी टेक ओवर किया। अब जब टेक ओवर कर लिए, उन्होंने सरकारीकरण हो गया, तो सरकारी अधिकारी वहाँ पर मैनेजमेंट में आ गए, प्रबंधन में आ गए, जो कि प्रबंधन के लिए उपयुक्त नहीं थे। वो आईएएस थे, बाकी और बीपीएससी से आए हुए थे। कुछ चेयरमैन बने तो लोगों के अपने संबंधी या उनके जो बेनिफैक्टर्स थे उनको बनाए गए। उनमें वो काबिलियत नहीं थी। काबिलियत रहती तो वो अपने उद्योग खड़ा करते। सही बात। तो वो जब आए तो इन उद्योगों का दोहन राजनीतिक स्तर पर बहुत शुरू हुआ, जिसके कारण ये सारे उद्योग धीरे धीरे बंद हो गए। 85-88 तक आते आते सारे उद्योग बिहार में ठप पड़ गए। अब ये जो जब आर्थिक अवनति हो जाती है किसी राज्य की, तो वहाँ बड़ा उथल पुथल होता है राजनीतिक रूप से। तो उसमें समाजवादी व्यवस्था या नारे देकर के लोग यहाँ पर ऊपर आए, और नारा दे करके जो लोग ऊपर आए कि समाज में जो दलित हैं उनको ऊपर, उनको आवाज़ देने की बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो जब आते हैं सत्ता में तो पहली बात तो वो देखते हैं कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सब तो खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। तो फिर हम पैसा कहाँ से, पॉलिटिक्स में पैसे की जरूरत पड़ती है। सही बात है। आप एक रैली कर लें या कुछ भी कर लें, इलेक्शन लड़ें, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा कहाँ से आए? अगर उद्योग है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? तो जो औद्योगिक एक लैडर होती है, उसमें उद्योग अगर समाप्त हो गया तो फिर अर्थव्यवस्था का दूसरा पायदान है वहाँ की व्यवसायी। उन व्यवसायियों का दोहन शुरू हुआ, और इस दोहन के लिए अपहरण, हत्या, ये सब शुरू होता है, और इसके बहुत व्यापक नतीजे आते हैं। लोग बिहार से उठ करके भागने लगते हैं, बाहर भाग जाते हैं। शिक्षा के संस्थान समाप्त होने लगे, क्योंकि उनमें तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। 3-3 महीने, 4-4 महीने का पैसा नहीं मिलता था। तो अच्छे शिक्षक भी बाहर चले गए। जो बच गए वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने लगे। तो सारी शिक्षा की संस्थाएं जो थी वो धीरे धीरे ध्वस्त होती चली गई, व्यवस्था ध्वस्त होने लगा। अस्पतालों का भी करीब करीब वही हाल हो गया। जो बड़े डॉक्टर्स हुआ करते थे वो निजी प्रैक्टिस में थे, वो लोग भी बाहर चले गए, क्योंकि उनको डर था कि कभी भी अपहरण हो जाएगा, क्या होगा। कई घटनाएं हैं, अखबार उस समय की उलट के देखा जा सकता है। दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था में क्या होती है कि दक्षिण मध्य बिहार में नक्सलाइट मूवमेंट पूरे जोर पे आता है, और कई जाति सभाएं के अंतर्गत सेनाएं बनती हैं। तो आपसी रंजिश में जातीय हिंसा शुरू हो जाती है, और ये हिंसा रोकने में सरकार सक्षम नहीं थी, क्योंकि उसका जो तंत्र था एक प्रशासन का, वो जातीय आधार पर टूट गया। क्योंकि समाज में एक कोई इस तरह की बात आती है तो वो हर क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो स्वभावतः प्रशासन को भी प्रभावित करने वाला था, और प्रशासन जातीय व्यवस्था पर टूट गई। तो अब सरकार क्या करे? उसके बाद तो कोई इमेजिनेटिव एक जो सोच नया होता है वो था नहीं। अब सोच नया नहीं था तो क्या हुआ? शिक्षा व्यवस्था को
जीवित करना है। पहलवान विद्यालय और चारवाहा विद्यालय खोला गया, 10,000 करोड़ का लोन ले लिया गया वर्ल्ड बैंक से। कहाँ है वो पहलवान विद्यालय और चरवाहा विद्यालय? कितने विद्यार्थी वहां से पढ़ के निकले? किसी ने कोई सवाल उठाया? किसी ने सवाल नहीं उठाया। आज तक ये सवाल न उठाया गया, न इसका कोई किसी ने उत्तर देने का प्रयास किया। उस पर जो खर्च हुआ वो पैसा किसका था? राज्य का ही पैसा था ना। और पलायन होते गया, पलायन होते गया, और पलायन होने से क्या हुआ? मजदूरों की कमी हो गई। हमारी जो कृषि के लिए क्षेत्र थी, हमारे खेत थे, वो 30% से ज़्यादा खेत हमारे अनाबाद रह गए। तो फिर उसका एक फॉल आउट होता है कृषि क्षेत्र पर। उद्योग आपके पास था नहीं, खत्म हो गया था, कृषि आपका खत्म होने लगा, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब रह गया क्या? यहाँ से बाहर जाने वाले लोग जो पैसा भेजते थे बाहर से, या भेजते हैं, या फिर वो आते हैं जब तीज त्योहार में, तो जो पैसा लेके आते हैं उससे जो खर्च करते हैं, वो आप एक कंज्यूमर सोसाइटी के रूप में सरकार को टैक्स देते हैं, उससे सरकार को कुछ मिलता था। जब नीतीश जी की सरकार आई है तो सबसे पहला जो अच्छा काम किया उन्होंने, वो था संगठित अपराध को समाप्त किया। संगठित अपराध के समाप्त हो जाने का क्या असर पड़ता है, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। जिस दिन नीतीश जी का शपथ ग्रहण हुआ, उस दिन पटना के डाक बंगला फ्रेजर रोड चौराहे पर रात में 11 बजे तक ट्रैफिक जाम थी। जिस पटने ने उससे पिछले 10 साल में 7 बजे के बाद शायद ही किसी गाड़ी को देखा होगा जिसमें लोग परिवार के साथ निकले होंगे शाम को। अच्छा। लोग परिवार के साथ शाम को 7 बजे के बाद निकलते नहीं थे। आपको बेली रोड पर एक गाड़ी नहीं मिलती जिसमें कोई परिवार जा रहा हो। अच्छा। ये स्थिति थी। और जिस दिन नीतीश जी ने शपथ ग्रहण किया, उस दिन 11:30-12 बजे रात तक वहाँ ट्रैफिक जैम लगी हुई थी। लोग होटलों में खाना खाने के लिए निकल रहे थे, लोग बाजार में शॉपिंग करने के लिए निकल रहे थे, अपने परिवार के साथ बाहर निकल रहे थे, बच्चे बाहर निकल रहे थे। मारुति गाड़ी छोड़ करके कोई दूसरी गाड़ी दिखती नहीं थी पटना के रोड पर। कोई व्यवसायी अपने बाहर में साइन बोर्ड नहीं लगाता था। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ मानसिक स्तर पर। उसके बाद 2 काम नीतीश जी ने जो किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण किया। एक, यहाँ की सड़कों की जो हालत थी उसको उन्होंने व्यवस्थित किया, और दूसरा बिजली की व्यवस्था। बिजली और सड़क हो जाने के कारण जो सुविधा, लिविंग कंफर्ट मुझे पटना में है, आज पटना से 200 किलोमीटर दूर मेरे गांव में भी है। तो लोग गांव लौटने लगे। जो रिटायर्ड लोग शहर छोड़ चुके थे, गांव छोड़ चुके थे, प्रदेश छोड़ चुके थे, वो वापस आना शुरू हुए। अब तो दरभंगा में एयरपोर्ट का पुनर्स्थापना हो गया, वहाँ इतनी सुविधा हो गई, भागलपुर में बन रहा है, पूर्णिया में बन रहा है, तो बन चुका है। तो लोग को आवागमन की सुविधा हो गई, तो लोग आने लगे। अब जब लोग आने जाने लगते हैं तो फिर अपने प्रदेश के लिए थोड़ा चिंतित भी होते हैं और वहाँ के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। इसलिए पलायन और रोजगार मुद्दा बना। पिछले 5 साल 10 साल, मतलब नीतीश जी को भी आए हुए 20 साल हो गए, तब तक ये मुद्दा क्यों नहीं था? क्योंकि लोग एक निराश हो चुके थे कि ये मुद्दा उठा करके करें क्या, हमारी सुनेगा कौन। जब यहाँ पर लाठी में तेल पिलावन रैली हो रहा है और हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, डर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो हम बोले कहाँ से? तो मुद्दा उठाने का तो नौबत ही नहीं आ रहा था। अब तो कम से कम लोग मुद्दा उठा रहे हैं। मुद्दा उठेगी तो बात आगे बढ़ेगी, ये एक बात होता है। तो ये तो बदलाव आया है। आपने जो ये पूरा पहला हमारे सवाल का जवाब दिया, इसमें 3 कालखंड का आपने जिक्र किया। इसमें मैं पहले कालखंड के ऊपर वापस जाऊंगा। आप 65 में आप कहते हैं कि स्टैंड स्टिल पे आ गए हम लोग, कि जो जितना था उतना था। ये मैं बाकी राज्यों को अगर देख रहा हूं तो उस समय वो राज्य ग्रो करने की
और अग्रसर हैं। बिहार को स्टैंड स्टिल कर दिया गया और उसके बाद वो ग्रो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बिहार पीछे चला गया। दूसरी चीज़, नेशनलाइजेशन जो आप कह रहे हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण, वो इस देश में थोपा तो इस तरीके से ही गया या प्रचारित तो इस तरीके से ही किया गया कि इससे ज़्यादा उद्योग तैयार होंगे, मनमानियाँ कम होंगी, सब कुछ जनता के पास जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें कैसे सही हो सकती है? पहला सवाल तो यही कि जब देश आगे बढ़ रहा था तो बिहार पीछे क्यों हो रहा, और दूसरा राष्ट्रीयकरण को जो लेकर आपका नज़रिया है उसके ऊपर। नहीं, इसमें होता क्या है, जब देश आज़ाद होती है तो एक समाजवादी व्यवस्था, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते थे उस समय। जो कुछ उद्योग सरकार स्थापित करेगी, बड़े उद्योग, और छोटे उद्योग जो है वो आम जनता के व्यवसायी जो हैं, उद्योगपति हैं, वो स्थापित करेंगे। अब जो बिहार में हो रहा है वो बड़े स्तर पर, केंद्रीय स्तर पे हो रहा था, लेकिन केंद्र के पास पैसे ज़्यादा थे तो उन्होंने उद्योग अपना बनाना प्रारंभ रखा। लेकिन व्यवस्था तो दोनों जगह खराब हुई कांग्रेस के रिजिम में, क्योंकि देखिए जहां बिहार चौपट हो गया तो भारत ही कौन सा समृद्ध हो गया। आपको तो सोना तक गिरवी रखना पड़ा था विदेश में, तब जाके नरसिम्हा राव के समय में ये बदलाव आया। नरसिम्हा राव का सोच, जो परिवारवाद से ग्रसित कांग्रेस की जो सोच थी, उससे उलट दिशा में गई। उन्होंने समाजवादी व्यवस्था को ताखे पे रख करके कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन की तरफ ध्यान दिया, और तब नई आर्थिक नीति आती है। जब नई आर्थिक नीति, तो केंद्र स्तर पर तो नई आर्थिक नीति आ गई, लेकिन राज्य स्तर पर तो नहीं आ पाई। राजद की सरकार आ चुकी थी और हमारे उद्योग उस समय तक समाप्त हो चुके थे, व्यवसायी यहाँ से पलायन कर चुके थे, और राज्य में ऐसी सरकार थी जहाँ किसी दूसरे को फलने फूलने का मौका नहीं मिल रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में तो बिहार के लिए बड़ी विकट व्यवस्था हो गई थी ना। तो केंद्र में यहाँ पर जब नीतीश जी आ जाते हैं 2004-05 में, और केंद्र में मोदी जी आते हैं 2014 में, 10 साल का फर्क रहा। 10 साल के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस 10 साल में बिहार में एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया। यहाँ पर रोड नेटवर्क, अटल बिहारी वाजपेयी के समय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में हमारे यहाँ एक्सप्रेस हाईवे बनने शुरू हो गए, रोड की व्यवस्था शुरू हो गई, बिजली आना शुरू हो गया। तो ये सब हो रहा था। अब जब मोदी जी आते हैं तो मोदी जी की अब व्यक्तिगत सोच देखिए। व्यक्तिगत सोच का प्रभाव क्या होता है कि अब मैं आपके उस प्रश्न का जवाब देता हूं कि मोदी जी के आने से क्या हुआ। तो मोदी जी ने 100 साल पहले जो बात कही गई थी उसको लागू कर दिया। जनधन योजना को लागू किया। आम जनता जिसके पास पैसा घर में रखे तो चोर उठा के ले जाए, बैंक में रखे तो बैंक जो है ध्वस्त हो जाए, उस व्यक्ति को एक खाता मिल गया जहां लाइन लगना तो बड़ी बात कह देंगे, माने बहुत छोटी बात हो जाएगी अगर कहें कि गैस के लिए लाइन लगता था। लाइन लगने में गोली चलती थी गैस के लिए, लूट लिया जाता था गैस सिलेंडर। वहां हर घर में गैस पहुंच गया, सिलेंडर पहुंच गया। ये कितनी बड़ी बात थी। अब समाजवादी व्यवस्था माने प्रचारकों की जो बात है उसको मैं थोड़ा सा और तोड़ना चाहूँगा। मोदी जी जब आए, हर घर में शौचालय की बात कही, और एक आंकड़ा दिया गया कि कुछ करोड़ घर ऐसे हैं जिनमें शौचालय नहीं है। तो वो कौन से घर थे जिनमें शौचालय नहीं था? सारे घर तो वही थे जिनमें शौचालय नहीं था। हर गांव में 2 ही 4 घर होते थे जिनमें शौचालय था, बाकी किसी भी घर में। तो शौचालय क्यों नहीं था? और अगर शौचालय नहीं था, 2 ही 4 घर में था, वो भी 20वीं शताब्दी में, तो 17वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में कितने घर में शौचालय होगा आप जान सकते हैं। तब फिर ये बात कहाँ से आ गई कि समाज के एक वर्ग को किसी दूसरे वर्ग ने माथे पर मैला उठाने के लिए बाध्य कर दिया? जब शौचालय ही नहीं था तो मैला कहां से उठाया? खेत से उठा के खेत में नहीं ना फेंकने गया जी।
हमारी सनातन परंपरा में जो वास्तुशास्त्र है उसमें घर के अंदर शौचालय वर्जित था। तो भारतीय समाज में तो शौचालय था ही नहीं, लोग बाहर ही जाते थे। अब शौचालय, अब जब शहरी व्यवस्था को हम विकास का केंद्र मान लिए तो मोदी जी ने ये काम पहली बार किया जो काम उस समय, और क्यों नहीं पहले हुआ, क्योंकि पहले की जो कांग्रेस की सरकार रही, जो सत्ता में जो 60 साल 70 साल काबिज रहे, वो समाजवादी हों या कांग्रेसी हों, उनका सोच बराबर ही था। और वो सोच क्या था, अंग्रेजों को दिया हुआ सोच था, फिल्ट्रेशन थ्योरी पर। अच्छा। कि किसी भी तरह की सुविधा, किसी भी तरह का चीज अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है समाज में तो ऊपर से नीचे तक फिल्टर करके आएगी। अच्छा। इसीलिए सारे संस्थाएं, शहरी संस्थाएं खुले, कॉलेज में, स्कूल में, शहर में खुलेगा तो पढ़ने के लिए गांव का बच्चा आएगा तो वही बच्चा आ पाएगा जिसके माँ बाप आर्थिक रूप से सक्षम है। सही बात है। तो आर्थिक रूप से सक्षम जब शहर में पढ़ लेंगे तब उनसे प्रेरित होकर गांव का बच्चा आएगा। क्यों नहीं गांव में खोल लिया गया स्कूल कॉलेज, क्यों नहीं न्यायालय गांव तक चले गए। सही बात। तो ये, हाँ, तो अगर शहर के मकान में शौचालय बन सकता है तो गांव के मकान में क्यों नहीं शौचालय बन सकता है। शहर के घर में अगर बिजली हो सकती है तो गांव के घर में बिजली क्यों नहीं हो सकती है। शहर में आदमी अगर गैस से खाना बना सकता है तो गांव का लोग क्यों नहीं घर में गैस से खाना बना सकता है। स्वास्थ्य की जो सुविधा शहर के अस्पतालों में मिल रही है वो गांव में एक पीएचसी में क्यों नहीं मिले। तो मोदी का काम नजर तो आया। हाँ, मोदी जी ने एक सोच बदली कि ये फिल्ट्रेशन थ्योरी गलत है। समाज में ब्रॉड बेस्ड जो समाधान होने चाहिए, जो सुविधाएं आनी चाहिए, वो अगर ब्रॉड बेस्ड होगा, नीचे से ऊपर आएगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा ऊपर से नीचे आने के। तो ये जो उन्होंने किया, इन्होंने पूरी व्यवस्था को ही सर के बल खड़ा कर दिया। ये जो पच नहीं रहा है बात लोगों को, और ये जो माने आज की परिस्थिति में पिछले 10 साल में थोड़ा सा कम, लेकिन पिछले 5-6 साल में ये चीज़ ज़्यादा बढ़ी है कि व्यक्तिगत रूप से जो गाली गलौज की बात आती है मोदी जी के प्रति, वो यहीं से उत्पन्न होता है। क्योंकि हमारी जो 60 साल की सोच थी उसको उन्होंने सर के बल खड़ा कर दिया। खान गैंग, खान मार्केट गैंग और लुटियंस मीडिया जो प्रिविलेज अपने आप को समझती थी, वो जो कुछ लॉबी के लोग होते थे, उनका प्रिविलेज स्टेटस खत्म हुआ। वो प्रिविलेज स्टेटस वहां तो उनका खत्म हुआ ही। मैं कह रहा हूं ये पूरा सोचने की जो परंपरा थी वही खत्म हो गई। जो हम शहर से सोचना शुरू करते थे, अब हम गांव के एक घर से सोचना शुरू करते हैं। तो जब गांव के घर से सोचना शुरू करते हैं तो विकास जो होगा वो ब्रॉड बेस्ड होगा। इसी पे चाहे जो भी विपक्ष का व्यक्ति हो, वो कहते हैं देखिए जी, अडानी अंबानी को, अभी आपने देखा होगा पीरपैंती में एक प्लांट लगना है, घोषणा की प्रधानमंत्री ने, तो कहा कि अडानी को 1 रुपये में ज़मीन बेच दी। फिर कहते हैं कि उद्योगपतियों के हाथ में सरकार चली गई है। बिहार के लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ गुजरात को बड़ा कर रहे हैं, गुजरात को बड़ा कर रहे हैं। देखिए, गुजरात एक मॉडल है, बिहार के नेताओं को किसने रोका है उस मॉडल को अपनाने से। दूसरी बात, आप अडानी को कह दें या अंबानी को कह दें या टाटा को कह दें, किसी को आप गाली देने के लिए कोई भी व्यक्ति गाली दे सकता है, लेकिन उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अडानी अगर मान लीजिए 5,000 करोड़ का एक कंपनी लगाता है, एक फैक्ट्री लगाता है, तो उसमें सीधा काम करने वाले जो लोग होंगे वो कुछ हजार लोग होंगे, और उससे लाभ सेकेंडरी कुछ लाख लोगों को मिलेगा। दूसरी बात कि उस कंपनी का एकाधिकार तो अडानी और अंबानी के पास नहीं है, उसके शेयर बाजार में ट्रेड हो रहे हैं। आपको ताजुब लगेगा, मैं जहाँ रहता हूँ उस कॉलोनी में एक सैलून है। मैं एक दिन वहाँ पर दाढ़ी बनवाने के लिए गया हुआ था, बाल नहीं बनवाता हूँ, तो वहाँ वो बात कर रहा था आपस में, तो शेयर की बात कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या इसमें भी कुछ पैसा लगाते हो, तो बोला कि सर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, कभी कभी कुछ शेयर भी खरीदते हैं। अच्छा।
तो अगर उस स्तर पर भी लोग शेयर खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, तो इस अर्थव्यवस्था के माध्यम से वो अडानी और अंबानी के कंपनी के भी तो हिस्सेदार हैं। तो हिस्सेदार क्या सिर्फ अडानी और अंबानी है? क्या समाज उसमें हिस्सेदार नहीं है? मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि क्या मोदी ने 10 सालों में बिहार को जो पुराने इंडस्ट्रीज थी उनको रिवाइव करने की कोशिश की है? जो आरोप लगाते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं हो रहा है बिहार में, कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बन रहा है। ये बात सही है कि पुराने जो इंडस्ट्री बंद हो गए, उनके जगह पर नए इंडस्ट्री खुले नहीं। अच्छा, सरकार ने प्रयास किए होंगे। वो तर्क देते हैं कि देखिए बेगूसराय में दोबारा से रिफाइनरी शुरू हो गई, फर्टिलाइजर फैक्ट्री शुरू हो रही है, चीनी मिल की जगह पे अब इथेनॉल फैक्ट्रीज ने उसकी जगह ले ली है। तो वो तो तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने बिहटा में उन्होंने ड्राई पोर्ट रेडी कर दिया है। उनका तर्क ये है कि उन्होंने बिहार में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चालू कर दिए हैं और बिहार अगले 5 साल में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज होने वाला है। लेकिन आपको नज़र आ रहा है क्या वो सब? देखिए, ऐसा अभी तक थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन एक फ़र्क होता है। अब फिर मैं मोदी जी से कंपेयर करूंगा अन्य नेताओं को। मोदी जी का एक जो काम करने का तरीका ये है, जिसमें वो अलग अलग मंत्रालयों में जो विशेषज्ञ आईएएस को रखते हैं, वो उनका पूरा अध्ययन करके रखते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि वो सब व्यवस्था है नहीं बिहार में। दूसरी बात क्या होती है कि उद्योग नीति जब बनेगी किसी राज्य में, तो उसमें जो मुख्य लोग होने चाहिए, वो उद्योग नीति निर्माता सिर्फ आईएएस लॉबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो व्यवसायी नहीं है। लेकिन बात ये होती है जब उसमें परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है तो विपक्षी क्या बोलता है कि अब हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन होगा, हर चीज़ बेचना चाह रहे हैं, हर चीज़ प्राइवेट व्यक्ति को ही देना चाह रहे हैं। देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कोई कह दे, बिक तो कुछ नहीं रहा है, बिक तो कुछ नहीं रहा है। लोग कहने के लिए कुछ भी कह दे, लेकिन उद्योग लगा तो उद्योगपति ही सकता है। एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जिसमें होगा वही लगाएगा ना, कोई दूसरा तो नहीं लगाएगा। टाटा को लगाना था, उसने आकर के लगाया। अंबानी को खड़ा होना था, कई कंपनी खड़ा करना था, उसने खड़ा किया। किसी से पूछने गया, वो इलेक्शन करवाया, वोटिंग करवाया कि भाई हम लगाएं कि नहीं लगाएं। सही बात है सर। एक अंतिम सवाल जिसके साथ हम चीज़ों को समाप्त करेंगे। बिहार को अगर पुराने बिहार में लौटना है तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा नेता है जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है? अभी की सरकार पे ही भरोसा है या परिवर्तन, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी आए तो कुछ परिवर्तन की उम्मीद लग रही है? देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी जी से तो मैं कोई उम्मीद नहीं रखता हूं, क्योंकि राहुल गांधी का ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। तेजस्वी एक बार 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनकी अपनी शिक्षा का जो स्तर है उसको देखते हुए, उनका जो सोच है उसको देखते हुए, मैं तो नहीं कह सकता हूं कि वो कुछ कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। बिहार जहां के एक रीजन को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता था, बिहार जहाँ के एक रीजन को फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता था, बिहार जहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की कोई कमी नहीं थी, आज मखाना बोर्ड का यहाँ पे जब स्थापना होती है तो जो लोग बहुत ज़्यादा इसे कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक होके बात करते हैं कि मखाना बोर्ड उसी तरीके से काम करेगा बिहार में जिस तरीके से मारुति ने हरियाणा के लिए काम किया था, वो ये दलील इसलिए देते हैं क्योंकि बिहार के अंदर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो आपको एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी राज्य में जब 40-45 साल, जो सर की बात हमारी रही कि 61 के बाद से 2005 तक लगातार इंडस्ट्रीज़ का जाना ही हुआ है, वहाँ 2005 के बाद जब थोड़ी सी सिचुएशंस बदली हैं, कनेक्टिविटी बदली है, तो वहाँ एक होप ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन क्या बिहार पूरी तरीके से बदल गया है? तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो हैं वो कॉमाज आपको नज़र आएंगे और जिसके बाद आप ये कहते हुए नज़र आएंगे कि नहीं, अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी लोगों का जो भरोसा है वो इस सरकार के ऊपर क्यों है? तो जो पुरानी सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड है वो उनके मन के भीतर इस तरीके से छुपा हुआ है कि अगर परिवर्तन करेंगे तो यही लोग करेंगे, पुराने वालों के भीतर ये बात नहीं है। ऐसे में अगर बिहार को आपको
बहुत बढ़िया तरीके से जानना है, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि बिहार को लेकर आपके बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, बहुत सारी बातें मन में आती हैं कि बिहार वाले लोग हर बात में चले जाते हैं इतिहास पे, कि अगर डिबेट में हारने लग जाएं तो कह देंगे कि राजा दशरथ के यहाँ से जब बारात आई थी तो वो बारात मिथिला के डोम के यहाँ चली गई थी, क्योंकि डोम का घर भी जो था वो राजा के घर से कम वैभव प्राप्त नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है। उसके बाद की बात भी अगर आप करेंगे तो कई लोग कहेंगे कि आज भी चाणक्य पे, सम्राट अशोक पे, चंद्रगुप्त मौर्य पे और अन्य चीज़ों पे गौरव करते हैं, बहुत पीछे चले जाते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं। सच्चाई ये है कि बिहार में 1947 के बाद भी एक इंडस्ट्री का नेटवर्क था, एक पूरा मायाजाल था जो सिस्टमैटिक रूप से ख़त्म किया गया। ये ख़त्म कैसे हुआ, इसके ऊपर पूरी रिसर्च की आवश्यकता है। 1.5 या 2 महीने की चुनावी यात्रा में इस चीज़ को समझ पाना हमारे लिए भी और आपके लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रश्न उठने चाहिए, और प्रश्न ये भी उठने चाहिए कि अब ये कब वापस सही होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे हैं आकाश द्विवेदी, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा। अब देख रहे हैं दी पैम्पलेट।